Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel, Prabhavi Education Hub. And in this video, we are going to discuss about chapter 22.4. So this is a very important chapter as far as the UPSC is concerned. यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट स्पेशली इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें सारी बातें बता दी गई हैं, कैसे इसका ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे इसके इलेक्शन होते हैं, कैसे इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, क्या क्या हाउसेस है, सारी बातें इसमें मेंशन है, कैसे काम होता है, सब कुछ मेंशन है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर पॉलिटी की बात करें, सी आई एम कवरिंग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सो लक्ष्मीकांत की ये किताब है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते तो आपको जरूर पता होगा इसके बारे में। एंड सिविल सर्विसेज किसी भी स्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पार्ट वाइज मैं चैप्टर वाइज बनाता हूँ। तो चैप्टर वाइज ऑलरेडी 22वां चल रहा है, मतलब 21 तक तो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो सारी वीडियोस देखनी है आपको, दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट। एंड स्टिल यू हैव इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज हमारा पढ़ने का तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज ही। पहला यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, वो बेसिकली दो हाउसेस में होते हैं। तो पार्लियामेंट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो में। कंप्लीट इनके बारे में, इनके फंक्शंस, इनका इलेक्शन, इनका जो हटाने का, इनको रिमूवल का जो प्रोसीजर है, सब कुछ बात करेंगे। तो देखिए स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं लोकसभा में। लोकसभा में दो लोग प्रिजाइड करते हैं। प्रिजाइड मतलब होता है सभा का संचालन करना, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है सभापति। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो देखिए लोकसभा है, इसमें बहुत लोग काम करते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उस हाउस को संचालित रखने के लिए अच्छे तरीके से, ये बहुत जरूरी है कि इसके कुछ स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर होते हैं। और अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां पे होते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। ये दो लोग होते हैं राज्यसभा में। इसके अलावा पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं लोकसभा के लिए भी, और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के लिए। ये एडिशनल, इसमें 10 लोग एडिशनल आ जाते हैं जिनको चुन के रखा जाता है कि अगर मान लीजिए लोकसभा में अगर स्पीकर भी नहीं है, कहीं गए हुए हैं या फिर किसी भी कारण से वो उपस्थित नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, या डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, दोनों नहीं है, उस केस में इन 10 लोगों में से कोई भी एक बंदा जो पैनल का मेंबर है वो प्रिजाइड कर सकता है लोकसभा को। ऐसे ही कुछ इसमें पैनल ऑफ चेयरपर्सन है राज्यसभा में, जो अगर मान लीजिए चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो ये लोग, इन लोगों में से कोई भी एक बंदा प्रिजाइड कर सकता है, संचालित रखेगा राज्यसभा को। तो ये सारी बातें हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है, अब बात कर लेंगे स्पेसिफिक बात करेंगे हम स्पीकर के बारे में, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड इनका इलेक्शन एंड टेन्योर। तो इनका जो इलेक्शन होता है स्पीकर का, वो जनरली लोकसभा के द्वारा होता है। लोकसभा ही अपने स्पीकर को चुनती है, ठीक है, लोकसभा ही अपने स्पीकर को चुनती है। एंड ये जो चुनाव होता है स्पीकर का, ये कहीं अलग से नहीं आते हैं। ही इज फ्रॉम द मेंबर इटसेल्फ। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, जो 545 टोटल मेंबर हैं, उसी में से कोई एक बंदे को चुन लिया जाता है स्पीकर। मोस्टली उसको चुना जाता है जो कि जिसके पास कैपेबिलिटीज होती है। तो ये लोगों को पता होता है कि कौन अच्छे तरीके से संचालित कर सकता है हाउस को। तो एक बहुत ही क्वालिफाइड बंदे को, जो कि मतलब देखते हैं कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, उसी को चुनते हैं ये लोग जनरली। अभी फिलहाल स्पीकर कौन है? फिलहाल स्पीकर है ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के, ओम बिरला इनका नाम है। ओम बिरला अभी लोकसभा के स्पीकर है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है स्पीकर का। तो चुनाव डेफिनेटली अमंग्स द मेंबर्स में से लोकसभा एक बंदे को चुन लेती है एज ए स्पीकर। और जब भी इनका पोस्ट वैकेंट होता है, कई बार वैकेंट हो जाता है इनका पोस्ट, कई कारणों से वैकेंट हो सकता है, तो उस केस में डिप्टी
उस केस में स्पीकर का जो पोस्ट है वो दूसरे मेंबर को चुन लिया जाएगा, तुरंत ही दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर लिया जाएगा एज ए स्पीकर जब भी इनका पोस्ट वैकेंट होता है। वैकेंसी हो सकती है, कई सारे ग्राउंड्स है, एक तो इनका रिमूवल हो सकता है, या फिर मैं वो ग्राउंड बता दूंगा कौन कौन से ग्राउंड है जिस पे वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, स्पीकर हट सकते हैं जनरली, उनको मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी देर वेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो डेट ऑफ इलेक्शन होता है स्पीकर का वो डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, तो वो डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट हमेशा जो डेट है इलेक्शन का स्पीकर का वो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिमेन्स लाइफ ऑफ द लोकसभा। तो जो इनका टेन्योर है, जो स्पीकर का टेन्योर होता है वो होता है लाइफ ऑफ द लोकसभा। नॉर्मल टाइम में, जनरल टर्म में, ये जब तक लोकसभा काम करती है तब तक इनका भी टेन्योर रहता है, ये भी स्पीकर बने रहते हैं। एंड ये वैकेट कर सकते हैं, इनका वैकेशन हो सकता है, ये अपने पोस्ट को छोड़ सकते हैं, कंपल्सरी वैकेशन हो सकता है इनका। उसके लिए 3 केसेस हैं, 3 ऐसे ग्राउंड है जिन केसेस में इनको अपना पोस्ट वैकेंट करना ही करना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ स्पीकर की पोस्ट की। तो वो क्या 3 ग्राउंड है, तो पहला ग्राउंड है यहाँ पे, इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर वो मेंबर ऑफ लोकसभा उनका छीन जाता है किसी कारण से, कई सारे कारण है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक मेंबर का कब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो जब भी इनका मेंबरशिप छीनता है लोकसभा का, तब ये इनका जो है स्पीकर का भी पोस्ट छीन जाएगा। ठीक है, तो पहला ग्राउंड हो गया ये। दूसरा ग्राउंड है इफ ही रिजाइन्स बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर। तो देखिए, एक तो बात ये है कि रेजिग्नेशन जब भी इनको देना होता है तो ये रिटेन में देते हैं डिप्टी स्पीकर को, ये अपना रिटेन में एक लेटर देते हैं कि भाई साहब मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उस केस में भी इनका पोस्ट वैकेंट हो जाएगा, स्पीकर का पोस्ट उस केस में खाली हो जाएगा। तो ये 2 ग्राउंड मैंने बताया आपको, तीसरा ग्राउंड एक बच गया। तो तीसरा ग्राउंड देख लेते हैं। तीसरा ग्राउंड है जब भी इनको हटा दिया जाता है, इफ ही इज रिमूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल। तो देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल लोकसभा लेके आएगी, लोकसभा के पास पावर है कि वो स्पीकर को हटा सकती है, लेकिन एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये है कि इनको एक रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल लाना होता है। ठीक है, और ये तभी आता है जब इस रिजोल्यूशन को तभी पास माना जाता है जब इसमें जितने भी उस समय के मेंबर हैं, जितनी संख्या है उनकी, जितने भी उस समय के मेंबर हैं, उस समय मान लीजिए लोकसभा में 545 लोग मेंबर हैं, तो वो उन लोगों के मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, सबको इसको पास करना पड़ेगा, सबको इसके फेवर में वोट करना पड़ेगा, तभी ये माना जाएगा कि स्पीकर को हटा दिया गया है, तभी उनका रिमूवल हो सकता है। एंड ये तभी रिजोल्यूशन लाया जाएगा, ये रिजोल्यूशन तभी लाया जाएगा लोकसभा में जब उनको पहले 14 दिन की एडवांस नोटिस देनी होगी। मतलब स्पीकर को पहले 14 दिन की एडवांस नोटिस दीजिए, तब रिजोल्यूशन लाइए, और उस समय जितने भी मेंबर हैं लोकसभा के, मान लीजिए 545 है, मान लीजिए 540 है, जितने भी उस समय के मेंबर हैं लोकसभा के, सबको इनके फेवर में वोट देना पड़ेगा, तभी ये रिमूवल इनका माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। एक भी बंदे ने अगर इनके फेवर में वोट नहीं किया रिजोल्यूशन के फेवर में, तो माना जाएगा कि स्पीकर नहीं हटेंगे। तो बहुत डिफिकल्ट है स्पीकर को हटाना, मैं बताना यही चाहता हूँ। तो ये 3 ग्राउंड आपने देखा जिस केस में कंपल्सरीली इनको छोड़ना पड़ेगा अपना पोस्ट स्पीकर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, रिजोल्यूशन जब भी अंडर कंसिडरेशन रहेगा, मतलब जब भी हाउस, लोकसभा इसको देख रही है, इस पे विचार कर रही है, उस पीरियड के दौरान जो उस समय के स्पीकर होंगे वो प्रिसाइड नहीं करेंगे उस हाउस को, मतलब लोकसभा को। स्पीकर जब उनका कंसिडरेशन चल रहा है उनके रिमूवल का, उस समय कैसे प्रिसाइड करेंगे, वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट ही मे बी प्रेजेंट रहेंगे और बैठे रहेंगे अपना, और सारी प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, वोट भी कर सकते हैं। ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब जब भी वोटिंग होगी इस केस में
स्पीकर के रिमूवल में, तो अपना वोट कर सकते हैं कि भाई मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, मेरा रिमूवल नहीं होना चाहिए, या फिर खुद वो मानते हो कि ठीक है मेरा रिमूवल होना चाहिए, तो वो भी फेवर में वोट करते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं, तो वो वोट भी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रिजाइड नहीं करेंगे उस समय जब उन्हीं का रिमूवल का चल रहा है रिजोल्यूशन, तो कैसे प्रिजाइड कर सकते हैं। तो ये बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व। अगर मान लीजिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा डिसॉल्व कब होती है? जनरली 5 साल में हो जाती है, 5 साल में इलेक्शन होता है और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। या फिर लोकसभा कई कारणों से भी डिसॉल्व हो सकती है, प्रेसिडेंट खुद ही डिसॉल्व कर दे, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसा हो सकता है। तो जब भी, कहने का मतलब ये है कि लोकसभा डिसॉल्व होगी, उस समय क्या स्पीकर का पोस्ट भी वैकेट हो जाएगा? नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे याद रखना। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है जनरली, अगर मान लीजिए 5 साल हो गए और नए इलेक्शन होने हैं, तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन स्पीकर का पोस्ट तब भी रहेगा, स्पीकर का पोस्ट तब भी रहेगा, एंड तब तक रहेगा जब तक कि नई इलेक्टेड लोकसभा मीटिंग नहीं करती है। फिर से इलेक्शन हुआ, लोग चुन के आ गए एमपीज, ठीक है, लोकसभा में बहुत सारे लोग, और उन्होंने फर्स्ट मीटिंग जब तक नहीं की, न्यूली इलेक्टेड जब पहली मीटिंग नहीं करेंगे, तब तक लोकसभा के स्पीकर रहते हैं, एज ए स्पीकर ही उनका पोस्ट मेंटेन रहता है। और जैसे इनकी फर्स्ट मीटिंग हो जाती है, जैसे ही चुन के आ जाते हैं, न्यूली पहली मीटिंग होती है, वैसे ही इनका पोस्ट भी वैकेंट हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना होगा इस बात को। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, अब इनके कुछ पावर्स हैं, कुछ इनका रोल है, कुछ इनका फंक्शन है, वो जान लेते हैं कि स्पीकर के पावर्स क्या क्या है, इनका रोल क्या है, इनका फंक्शन क्या है। तो देखिए, इनका जो पोजीशन है ना, इनका जो पोजीशन है पार्लियामेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही इज द हेड ऑफ द लोकसभा। आपने देखा होगा कि अभी ओम बिरला कैसे करते हैं, आप कभी देखो, अगर आपने लोकसभा की कार्रवाई नहीं देखी है, कैसे काम होता है वहां पे, प्रोसीडिंग क्या है, तो देखना चाहिए आपको। वहां पे ओम बिरला जिसको चाहे उसको बोलते हैं, आप बैठ जाइए, आप बोलिए, सब उनके इशारे पे चलता है। वो बात अलग है कि लोग नहीं सुनते हैं, उनके 1000 बार बोलने पे भी लोग नहीं बैठते हैं, वो बात अलग है, बट ही इज होल सोल, ही इज द हेड ऑफ लोकसभा, ठीक है, हेड ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है, एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो। तो डेफिनेटली जो वहाँ पे लोग हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं एमपीज, उनके रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल है, ये कोई डाउट ही नहीं है। ये गार्जियन है, गार्जियन ऑफ पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स। तो देखिए, हर मेंबर को कुछ पावर है एंड कुछ प्रिविलेजेस है। ऐसा आई थिंक मैंने एमपी के पावर एंड प्रिविलेजेस में आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको याद होना चाहिए। तो उसके गार्जियन है, उनके पावर्स के, उनके प्रिविलेजेस को के गार्जियन है, मतलब उसकी गारंटी करते हैं, ठीक है, गार्जियन है, गारंटी करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ये गार्जियन है एज ए होल हाउस के, मतलब लोकसभा के ओवरऑल गार्जियन है, हेड है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कमिटी बैठती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, उन कमिटी के भी हेड कौन है? तो हेड यही होते हैं, गार्जियन यही होते हैं, ठीक है, उसके गार्जियन भी यही होते हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटी है। पार्लियामेंट्री कमिटी क्या है, थोड़ा मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। पार्लियामेंट्री कमिटी, देखिए, वो कमिटी है जो कि स्पेसिफिक काम करती है, स्पेसिफिक काम करती है, बिकॉज लोकसभा हर मैटर को बहुत ही अंदर से घुस के नहीं देख सकती, बिकॉज इसके पास इतना तो टाइम नहीं होता है, सबसे पहली बात, और दूसरा, इसको 1000 काम होते हैं, तो स्पेसिफिकली किसी मैटर को घुस के नहीं देख सकती। इसलिए क्या है, पार्लियामेंट्री कमिटी बना दी गई है, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं एंड एक फंक्शन करते हैं, वो स्पेसिफिकली देखते हैं मैटर्स को, स्पेसिफिकली देखते हैं किसी भी लेजिस्लेशन को। जब भी कोई बिल आता है उसको स्पेसिफिकली देखते हैं, उसमें माइन्यूट पॉइंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, एंड उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये 2 तरीके की होती है, स्टैंडिंग जो हमेशा बनी रहती है, और एड होक। एड होक मतलब कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाया जाता है, फिर हटाया भी जा सकता है उनको। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के भी हेड होते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल स्पोक्समैन होते हैं, डेफिनेटली देखते होंगे आप कि ऐसे वो बैठे रहते हैं, यहाँ पे वो ऐसे बीच में बैठे रहते हैं और इनके सामने लोग बैठे रहते हैं। तो प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होते हैं, मेन जो
मुख्य बातें जो करनी होती है ये यही करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन होते हैं, स्पोक्स मैन होते हैं। इनका जो डिसीजन होता है वो पार्लियामेंट्री मैटर्स में वो फाइनल होता है। पार्लियामेंट्री मैटर्स में जो इनका डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। बहुत पावरफुल हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर। आगे बढ़ते हैं, वो बात अलग है कि इनकी कोई कई बार सुनता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अब इनकी पावर एंड ड्यूटीज देख लेते हैं। तो इनके जो पावर एंड ड्यूटीज है वो 3 सोर्सेज से निकल के आती हैं। वो कौन कौन सी सोर्सेज है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कुछ पावर्स, कुछ ड्यूटीज। दूसरा रूल ऑफ प्रोसीजर है एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस है लोकसभा। तो लोकसभा को चलाने के लिए खुद का रूल बनाया हुआ है उन्होंने, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ लोकसभा। तो दूसरा जो इनका जो पावर एंड ड्यूटीज निकल के आता है जो कि मेंशन्ड है वो इस रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में है। एंड तीसरा जो इनका सोर्स ऑफ जो है पावर एंड ड्यूटी का वो है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ये लिखित में नहीं है कहीं भी, इट इज नॉट रिटन, बट ये कन्वेंशन है। मतलब कि ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है कि लोग स्पीकर की पावर ये है, स्पीकर की ड्यूटी है, एक कन्वेंशन बना हुआ है, ये रिटर्न में कहीं भी नहीं, ठीक है। तो ये 3 सोर्सेस है जहाँ से इनकी पावर्स निकल के आती हैं। और जो इनका मेन फंक्शन है, जो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी जो काम करते हैं वो क्या करते हैं? ये मेंटेन करते हैं ऑर्डर ऑफ द हाउस एंड डेकोरम ऑफ द पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मतलब जो लोकसभा में जो डेकोरम है, जो ऑर्डर है कि भाई इस ऑर्डर में काम होना चाहिए। अब कोई भी कुछ भी वहां पे कुछ झगड़ने लगे, लड़ने लगे तो कई बार ये एडजॉर्न कर देते हैं, कई बार ये स्थगित कर देते हैं कार्रवाई को। तो ये इनका काम है, प्राइमरी काम है मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम। एंड इनका जो डिसीजन होता है इस केस में वो फाइनल माना जाता है, फाइनल पावर है ये। जब भी कई बार ये जोन कर देते हैं, देखा होगा आपने, लोकसभा स्थगित हो जाती है थोड़ी देर के लिए जब लोग ज्यादा उग्र हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो अथॉरिटी है वो फाइनल होता है इस केस में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, इनको कहा जाता है कि फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स के। अगर बात करें हाउस की तो लोकसभा की, तो लोकसभा से रिलेटेड जो मैटर है उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है उसको फाइनल इंटरप्रेट यही करते हैं। उसका असली मतलब निकालने का पावर इन्हीं के पास है। लास्ट जो मतलब निकलता है, इंटरप्रेट मतलब क्या है? समझना, उसका मतलब निकालना। तो कॉन्स्टिट्यूशन का, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस का एंड पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स का रिलेटेड टू द लोकसभा ओनली। अब ऐसा नहीं कि राज्यसभा का मतलब निकालने लगेंगे, नहीं। तो हाउस का जो रिलेटेड जो प्रोविजंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस में है, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स वगैरह है, उसका ये मतलब फाइनली यही निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है, इनके पास पावर है हाउस को एडजॉर्न करने का, स्थगित करने का या फिर सस्पेंड करने का, द मीटिंग इन एब्सेंस ऑफ कोरम। सस्पेंशन कब हो सकता है पार्लियामेंट का? जब मान लीजिए किसी दिन कार्रवाई हो रही है, मान लीजिए मंडे है किसी दिन, और उस दिन पार्लियामेंट में जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 10% भी लोग नहीं आए, 10% भी लोग नहीं आए, तो इसको कहते हैं कि कोरम नहीं है। इसको कहते हैं कोरम नहीं है, मतलब कि नंबर नहीं है, कोरम नहीं है, नंबर नहीं है। उस केस में ये पार्लियामेंट की मीटिंग को सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, और हाउस को एडजॉर्न कर सकते हैं, इनका पावर है। तो जब भी कोरम नहीं हो तो ये सस्पेंड कर देंगे मीटिंग को, बिकॉज 10% से भी लोग कम है, तो क्या वो कोई मतलब है उस हाउस के वर्क करने का? नहीं। तो एक कोरम होता है, कोरम होता है एक डेटा होता है, मतलब टोटल नंबर होता है, जितने भी मेंबर हो उनको 10% तो होना ही होना है कोरम अगर मेंटेन करना है। इससे कम हुआ तो कोरम मेंटेन नहीं माना जाएगा और कार्रवाई सस्पेंड हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा कि, सॉरी मेरा थोड़ा सा कर्सर हैंग हो रहा है, स्टैंड बाय। तो अगला जो पॉइंट है यहाँ पे, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहली बार, ई लगा लेना, पहली बार में वो वोटिंग नहीं करते हैं। जब नॉर्मल मान लीजिए कोई बिल आया, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कोई बिल आया, उस पर वोटिंग हो रही है कि ये बिल क्या एक्ट बनना चाहिए कि नहीं,
तो उस केस में पहली बार में वोट नहीं करते हैं, ये स्पीकर की तरह बैठे रहते हैं, बाकी लोग वोट करते हैं। लेकिन जब टाई हो जाता है, मतलब 50-50 वोट आ गए, मान लीजिए कि प्रेजेंट है उस समय 540 लोग और 270 लोगों ने वोट किया फेवर में और 270 लोगों ने वोट कर दिया नॉन फेवर में, मतलब इसके फेवर में नहीं है बिल के, तो उस केस में टाई हो गया। तो फाइनल डिसीजन के लिए कास्टिंग वोट कर सकते हैं, ये अपना एक वोट दे देंगे, अगर फेवर में देंगे तो बिल पास हो जाएगा, पेपर में नहीं देंगे तो बिल वहीं पे लटक जाएगा। तो ये इनका पावर है कि पहली बार में ये वोट नहीं करेंगे, लेकिन जब भी ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पे कि टाइम हो गया है तो उस केस में ये वोट कर सकते हैं। ये प्रिजाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। कई बार क्या होता है किसी बिल पे दोनों हाउसेस की सहमति नहीं होती है, एक हाउस पास कर देता है, दूसरा हाउस पास ही नहीं करता है, तो मतलब डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक हो जाता है, वहीं पे वो बिल फंसा रह जाता है। इस केस में ये क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं दोनों हाउसेस की, और उसको भी प्रिसाइड कौन करते हैं, तो उसको भी लोकसभा के स्पीकर ही प्रिसाइड करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस कैन बी प्रिसाइडेड ओनली एंड ओनली बाय द लोकसभा स्पीकर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ही कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लीडर ऑफ द हाउस। तो कई ऐसे मैटर्स होती हैं जहाँ पे गोपनीयता बनाई रहनी बहुत जरूरी होती है, सिक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस केस में लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस मतलब कि पीएम, पीएम के रिक्वेस्ट पे ये बुला सकते हैं सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। सीक्रेट सिटिंग में क्या होता है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं, आउटसाइडर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, गैलरियां बिल्कुल खाली होती हैं, ओनली वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जो रिलेटेड हैं, जो कंसर्न हैं, बहुत ही सीक्रेटली ये सिटिंग होती है, कुछ भी आउटसाइड नहीं जाता है, बाहर कुछ भी नहीं जाता है। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पीएम दैट इज द लीडर ऑफ द हाउस, ये सीक्रेट सिटिंग बुला सकते हैं लोकसभा की। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है ये डिसाइड करते हैं वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो इनके पास अल्टीमेट पावर है कि कोई बिल को ये सर्टिफाई कर देंगे कि वो मनी बिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो डेफिनेटली वो बोल देंगे मनी बिल नहीं है, अगर है तो उस पर क्लियरली लिख देंगे कि दिस बिल इज द मनी बिल। तो इन्हीं के पास, स्पीकर के पास ही फाइनल पावर है कि वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ही डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मैंने आपको बताया था दल बदल होता है, पिछले वीडियो में बताया था कि पहले क्या होता था कि जो कई बार ऐसा होता था कि इलेक्शन के बाद जो नंबर्स होते थे वो नंबर्स बिल्कुल ऐसे होते थे कि कोई भी पार्टी एक दो सीट से ही सरकार बना रही है, एक दो सीट ही ज्यादा है तभी वो सरकार बना रही है। मान लीजिए किसी के पास 272 ही या 73 ही सीट है, इसी टाइप की सीटें हैं, तो मतलब वो बिल्कुल कम सीटें हैं उनके पास और बिल्कुल ऐसे डेड लाइन पे खड़ी हैं कि एक भी बंदा अगर भाग गया वहां से तो सरकार गिर जाएगी। ऐसा कई बार हुआ है। तो इस केस में क्या होता था कि जो अपोजिशन पार्टियां होती थी वो लुभावन देती थी दूसरे मेंबर्स को, इस पार्टी के मेंबर को, कि भाई आप एक काम करो, उस पार्टी को छोड़ के मेरे पार्टी में आ जाओ, तो आपको आ जाओगे तो हमारा नंबर हो जाएगा, हम सरकार बनाएंगे तो आपको मिनिस्ट्री दे देंगे। तो इस केस में और कई बार पैसे से भी खरीदे जाते थे ये लोग। तो ये डिफेक्शन होता था, एक पार्टी को छोड़ के लोग दूसरे पार्टी में भाग जाते थे। इसके लिए एक डिफेक्शन लॉ लाया गया और उसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि भाई ये ग्राउंड होंगे और ये अगर आप करोगे तो आप तो डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। तो ये 1992 में, ठीक है, डिफेक्शन बेसिकली डिफेक्शन वाला जो लॉ है 1992 नहीं, ये बहुत पहले ही आ गया था और इसके हिसाब से डिफेक्शन के कुछ ग्राउंड्स है, इसके हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये पावर किसके हाथ में, ये पावर है स्पीकर के हाथ में। अल्टीमेट जो पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में नहीं है, स्पीकर डिसाइड कर सकते हैं कि किसी बंदे का डिफेक्शन हुआ है कि नहीं और इसका जो क्वालिफिकेशन है मेंबरशिप का उसको छीनना है कि नहीं, ये पावर स्पीकर के हाथ में है। लेकिन इस पावर को जुडिशियल रिव्यू में रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जो स्पीकर का पावर है कि वो डिसाइड करते हैं कि फाइनली बंदा डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं, वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं रहेगा, बिकॉज वो भी तो बायस्ड हो सकते हैं ना। तो ये ग्राउंड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहाँ के, तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। देखिए वर्ल्ड में एक पार्लियामेंट्री ग्रुप है जिसमें डिफरेंट जो डेमोक्रेटिक कंट्रियां हैं जहाँ पे पार्लियामेंट है
उसके मेंबर्स वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब भी इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप पार्टिसिपेट करता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेशनली, तो उस केस में उस ग्रुप को हेड कौन करेंगे, तो उस ग्रुप के चेयरमैन रहेंगे हमारे स्पीकर साहब। ठीक है, स्पीकर साहब रहते हैं। एंड ये जब भी कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी इन द कंट्री, तब भी उसके ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री, तो हमारे लेजिस्लेचर बहुत लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, हर स्टेट का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो जब भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का जब भी मीटिंग कॉन्फ्रेंस होता है, तो उसको हेड करने का पावर भी स्पीकर को ही है, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं उनके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है इनके पास कुछ पावर है, अगर बात करें अपॉइंटमेंट की भी, तो ये अपॉइंट करते हैं जब भी पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होती है, तो अल्टीमेट पावर जो है अपॉइंटमेंट का वो स्पीकर के पास है। यही अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ लोकसभा, नॉट राज्यसभा, बिकॉज ये इसी हाउस के मेंबर हैं, इसी हाउस के हेड हैं बेसिकली। तो ये अब राज्यसभा को तो करेंगे नहीं। तो ही हिमसेल्फ इज द चेयरमैन ऑफ द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी एंड द रूल्स कमिटी एंड द जनरल पर्पस कमिटी। तो ये खुद भी चेयरमैन है 3 कमिटीज के। ये क्वेश्चन आता है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, कि स्पीकर जो है वो किस किस पार्लियामेंट्री कमेटी के वो चेयरमैन खुद होते हैं। तो ही हिमसेल्फ चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, ही हिमसेल्फ चेयरमैन ऑफ रूल्स कमिटी एंड द जनरल पर्पस कमिटी। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप पीडीएफ ले लेना लास्ट में मेरे से। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको रिवाइज करना हो तो इतना शॉर्ट मैंने कर दिया है इन क्लासेस को कि आपका रिवीजन पार्ट जो है बहुत ही आसानी से आप कवर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है, अब देखिए पोस्ट इनका इतना इम्पोर्टेंट है, इनका प्रेस्टीज, इनका पोजीशन, इनका अथॉरिटी इतना इम्पोर्टेंट है कि इनको इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इनका इंडिपेंडेंस ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पार्लियामेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ये इम्पार्शियल हो गए तो फिर क्या होगा, ये इम्पार्शियल हो गए तो पूरा बिजनेस चौपट हो जाएगा और बहुत सारे गलत सलत डिसीजन आने शुरू हो जाएंगे। तो इनका इंडिपेंडेंस और इनकी इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हम नेक्स्ट अभी डिस्कस कर लेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अब वो देख लेते हैं क्या क्या वो प्रोविजंस हैं जो कि इनके पोस्ट को इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंस बनाती हैं। तो पहला इसमें है कि इनका जो टेन्योर है, जो काम करने का इनका टेन्योर होगा, उसकी सिक्योरिटी है। मतलब ये कि इनको हटाना इतना आसान नहीं है। इनको हटाया तभी जा सकता है जब कोई मोशन ऑफ रिमूवल है, जो कि एक मैंने बताया कि टोटल स्ट्रेंथ उस समय का, जितने भी लोग उस समय मेंबरशिप है लोकसभा की, सबको उस रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल को पास करना पड़ेगा। तो इनको हटाना इतना आसान नहीं, इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। एंड वो तभी रिमूवल आ सकता है और रिजोल्यूशन आएगा जब उसको 50 मेंबर का ऑलरेडी पहले से सपोर्ट हो। तो भाई 50 मेंबर लगेंगे जो एक रिजोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे कि भाई हम मानते हैं कि लोकसभा के स्पीकर को हटाना चाहिए, तभी वो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, मतलब पेश किया जाएगा पहले लोकसभा में कि वोटिंग हो, और सारे मेंबर अगर उसको वोट करेंगे फेवर में, तभी जाके इनका रिमूवल माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। इससे पहले इनको 14 दिन की नोटिस भी देनी होती है, तभी ये रिमूवल ला सकते हैं। सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है और ये इनको इंडिपेंडेंट वर्क करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि जो इनकी सैलरी है, इनकी सैलरी जो है वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक ऐसा फंड है जो भारत सरकार के पास है, जिसके लिए हर साल वोटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट में। उससे पैसा निकाला जा सकता है, फिक्स पैसा निकाला जा सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग की जरूरत नहीं है। तो इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया भी होता है, तो जब फंड्स की बात करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। अभी आप इतना जानो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिसकी सैलरी जाती है
वो फिक्स होती है, मतलब उसको एनुअली वोटिंग नहीं की जाती है जैसे कि बजट में की जाती है। जैसे बजट पास करना हो तो एनुअल वोटिंग होती है, या फिर कोई भी पैसा कहीं देना है तो एनुअल वोटिंग से ही निकल के आता है। लेकिन इनकी जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो कि जब भी चाहे पार्लियामेंट वोटिंग के द्वारा कम या ज़्यादा या फिर इसको चेंज नहीं कर सकता है। तो ये इनकी सैलरी फिक्स होती है, तो इनको एश्योरेंस रहता है कि मेरी सैलरी कोई नहीं काटने वाला है, जो इनको अल्टीमेट ये फीलिंग देता है कि मैं इंडिपेंडेंट काम कर सकता हूँ, इम्पार्शियल काम कर सकता हूँ, कोई मेरा सैलरी वैलरी काट नहीं सकता। तो ये सारी बातें हैं जो कि इनके पोस्ट को इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं और पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। अगला जो प्रोविजन है इनके इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, वो ये है कि इनका जो वर्क होता है, वर्क एंड कंडक्ट कैन नॉट बी डिस्कस्ड एंड क्रिटिसाइज्ड एक्सेप्ट ऑन ए सब्सटैंटिव मोशन। तो सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? ये एक ऐसा मोशन होता है जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन। जब भी किसी का स्पेसिफिक रिमूवल वगैरह, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनका वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट वगैरह का जब रिमूवल होता है तो इनफैक्ट ये ऐसे मोशन लाए जाते हैं, सब्सटैंटिव मोशन होते हैं। ये बहुत ही सेल्फ कंटेंड होते हैं, इसमें लोग मान लेते हैं कि ये गलत काम किया है बंदा और इसको हटाना जरूरी है। तो ऐसे ही इनका भी रिमूवल होता है, स्पीकर का भी रिमूवल होता है। वो तभी होता है जब सब्सटैंटिव मोशन आता है। सब्सटैंटिव मोशन, रिमूवल वाला मोशन जो है, रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, वो भी सब्सटैंटिव मोशन का ही पार्ट होता है। तो इनके जो वर्क है, इनका जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, वो तभी डिस्कस किया जाएगा जब इनका रिमूवल के बारे में सोचा जा रहा हो या फिर इनके अगेंस्ट सब्सटैंटिव मोशन आ रहा हो, तभी इसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है या फिर डिस्कस किया जा सकता है। जनरली हाउस में इनके वर्क से रिलेटेड, इनके कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड कोई क्रिटिसिज्म नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो पावर्स हैं इनके रेगुलेटिंग से रिलेटेड, रेगुलेटिंग प्रोसीजर्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस से रिलेटेड ऑफ द लोकसभा या फिर मेंटेनिंग ऑर्डर से रिलेटेड, उसको जुडिशरी के पहुंच से, रीच से बाहर रखा गया है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट। कोई भी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है। दिस ऑल्सो गिव्स हिम द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, कि भाई वो इम्पार्शियल नहीं रहेंगे। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं करेंगे एंड इम्पार्शियल रहेंगे इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ही कैन ओनली एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ ए टाई। तो जब भी टाई होता है तभी वोट करते हैं, पहले वोट नहीं करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनका जो पोजीशन है वो इम्पार्शियल है। अगर पहले वोट करेंगे तो किसी के सपोर्ट में कर सकते हैं या फिर किसी के अगेंस्ट में कर सकते हैं, तो इम्पार्शियल हो सकते हैं, दिख सकते हैं। तो इनका जो वोट होता है, कास्टिंग वोट होता है, ये भी इनको इम्पार्शियल बनाता है। हिज पोजीशन इज वेरी हाई इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, मतलब ये 7th रैंक में आते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है? जैसे कि नंबर 1 पे प्रेसिडेंट आते हैं, ऐसे करके एक ऑर्डर बनाया गया है, एक प्रेसिडेंस बनाया गया है कि कौन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो उसमें ये 7वें नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर पे CJI भी आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनका पोस्ट जो है, इनका पोजीशन जो है, उसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ऊपर पे आते हैं। ये भी इनको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस फील कराता है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन में जो है ये जो स्पीकर होते हैं वो नॉन पार्टी मेंबर होते हैं। मतलब पहले तो वो पार्टी किसी से चुने जाएं और उसके बाद होता क्या है, जब वो स्पीकर बनते हैं तो स्पीकर बनते ही वो अपने पार्टी का त्याग कर देते हैं। मतलब वहां पे वो न्यूट्रल बन जाते हैं, न्यूट्रल बन जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि वो किसी पार्टी के फेवर में काम नहीं करेंगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, ऐसा सिस्टम इंडिया में स्टैब्लिश नहीं है। और हमारे जो स्पीकर होते हैं वो भले स्पीकर बन जाए लेकिन पार्टी नहीं छोड़ते हैं, वो पार्टी बरकरार रखते हैं। जैसे ओम बिरला आज की डेट में हमारे स्पीकर हैं लोकसभा के, और ये स्पीकर है और साथ में बीजेपी के मेंबर भी हैं। तो ये क्या है, ऐसा मतलब हमारे कंट्री में नहीं है कि जीतते ही जब वो स्पीकर बने तो पार्टी छोड़ दे। पार्टी छोड़ देने से क्या होगा कि अच्छी बात हो जाएगी, वो डेफिनेटली न्यूट्रल हो जाएंगे और किसी भी पार्टी के फेवर में काम नहीं करेंगे। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड। अब हम डिप्टी स्पीकर के बारे में बात करेंगे, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा के द्वारा, और जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है तभी इनका भी इलेक्शन होता है। पहले स्पीकर का इलेक्शन होता है, चुने जाते हैं स्पीकर, उसके बाद डिप्टी स्पीकर चुने जाते हैं, लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही चुने जाते हैं। और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से कोई एक चुन लिया जाता है डिप्टी स्पीकर।
ठीक है। इनका जो डेट ऑफ इलेक्शन होता है वो स्पीकर फिक्स करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। स्पीकर के केस में प्रेसिडेंट डेट जो है जब कब इलेक्शन होगा वो करते थे फिक्स। यहाँ पे स्पीकर खुद करते हैं, डिप्टी स्पीकर का जो डेट ऑफ इलेक्शन है। नेक्स्ट है, जब भी इनका ऑफिस वैकेंट होता है, कभी कई बार ऐसा होता है कि इनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है, कई सारे कारण है मैं बता दूंगा। तो उस केस में नए मेंबर को तुरंत ही चुन लेती है लोकसभा। एंड इनका जो टेन्योर होता है वो लाइफ ऑफ लोकसभा एज इन द केस ऑफ स्पीकर, जैसे कि स्पीकर का था वैसा ही इनका भी है। बट इनको कंपलसरी वैकेंट करना होता है अपना ऑफिस 3 केसेस में। वही 3 केसेस है जो स्पीकर के साथ थी। खैर आप फिर से देख लीजिए उनको। ये 3 केसेस वही थी। इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, इफ ही रिजाइन बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर। ठीक है, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर नहीं आएगा, यहाँ पे सॉरी एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आएगा स्पीकर नॉट डिप्टी स्पीकर। तो अगर वो रिजाइन करते हैं और रिटर्न अपना एप्लीकेशन देते हैं स्पीकर को कि सर मैं रिजाइन कर रहा हूँ, उस केस में भी इनका पोस्ट वैकेंट माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो ग्राउंड होगा वो जब भी इनको रिमूव कर दिया जाएगा, जब भी इनका रिमूवल होता है, मान लीजिए इनका रिमूवल होता है बाय द रिजोल्यूशन, इनके लिए भी एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा जैसे कि स्पीकर के साथ होता था। एंड उसको तभी लाया जा सकता है जब पहले इनको 14 दिन की एडवांस नोटिस दी जाए, और उसको पास करने के लिए मेजोरिटी, पूरी मेजोरिटी उस समय के जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं उस समय, वो सबको इसके फेवर में वोट करना होगा, तभी इनको रिमूव किया जा सकता है। एंड डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। तो देखिए क्लियरली है कि अब ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ओनली, स्पीकर के अधीन नहीं होते हैं ये। एक इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलता है जो कि स्पीकर के पास नहीं है। जब भी ये इनको अपॉइंट किया जाता है मेंबर किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का, तो अल्टीमेटली ये चेयरमैन बन जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली ये चेयर बन जाते हैं जब भी इनको अपॉइंट किया जाता है किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, तो ये उसके चेयरमैन बन जाते हैं। बिकॉज ये डिप्टी स्पीकर हैं तो डेफिनेटली इनको चेयरमैन देना ही पड़ता है पोस्ट। देन ये भी जैसा कि स्पीकर करते थे कि पहले इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकते थे, लेकिन जब भी टाई होता था किसी मैटर पे तो वो अपना कास्टिंग वोट देते थे। तो इनके साथ भी सेम ही है। एंड फर्दर अगर इनका कोई रिजोल्यूशन आता है रिमूवल का जो कि अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, तो ये भी प्रिसाइड नहीं कर सकते जैसा कि स्पीकर नहीं करते थे। एंड द स्पीकर व्हेन द स्पीकर प्रिसाइड्स, डिप्टी स्पीकर इज ऑर्डिनरी मेंबर। तो ये इनका पोस्ट स्टैंड बाई पोस्ट टाइप है। जब स्पीकर ऑलरेडी हैं तो ये जनरली ऑर्डिनरी मेंबर की तरह काम करते हैं, एंड जब स्पीकर नहीं होते हैं तो ये खुद स्पीकर टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड है। देन अगर बात करें इनकी सैलरी की, तो इनको भी रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस मिलता है, और इनकी भी सैलरी चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। मतलब इसको भी वोटिंग, एनुअल वोटिंग से बाहर रखा गया है, इसको इनके पोस्ट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। एंड अप टू 10th लोकसभा तक जो ट्रेंड था उस समय ये था कि दोनों स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी से हुआ करते थे। लेकिन बाद में 11वीं लोकसभा के बाद ऐसा ट्रेंड हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद कि जो स्पीकर होंगे वो रूलिंग पार्टी से होंगे, एंड जो डिप्टी स्पीकर होंगे वो मेन अपोजिशन पार्टी से होंगे। तो ये एक ट्रेंड अभी 11th लोकसभा इलेक्शन के बाद शुरू हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इससे क्या है कि हारमोनी बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नो सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन। तो कोई सेपरेट ओथ एंड अफर्मेशन इनका नहीं है। जो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनका ओथ एंड अफर्मेशन होता है वही काफ़ी है। तो इनको सेपरेटली कोई ओथ एंड अफर्मेशन नहीं लेना होता है। अगर बात करें इस इंस्टीट्यूशन की कि ये कब से इंडिया में शुरू हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पोस्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की। तो इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये ओरिजिनेट हुआ था इंडिया में 1921 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा बेसिकली ये पोस्ट ओरिजिनेट हुआ था। और उस समय इसका नोमेनक्लेचर कुछ अलग था। वो लोकसभा के स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर नहीं हुआ करते थे, वो प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इनका नाम ऐसा था बट पोस्ट वही था। एंड ये चलता रहा 1947 तक ये नोमेनक्लेचर, एंड बाद में इस नोमेनक्लेचर को 1947 के बाद चेंज कर दिया गया स्पीकर एंड
डिप्टी स्पीकर। तो पहले जो स्पीकर थे वो द फ्रेडरिक थे, फ्रेडरिक, ठीक है, ये ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटिशर थे, फ्रेडरिक वाइट। एंड जो इंडियन थे सचिदानंद सिन्हा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको हाईलाइट कर लो। ये क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम डिप्टी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भैया ये थे सचिदानंद सिन्हा, और ये 1921 में बने थे। 1921 भी याद कर लेना। सचिदानंद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय थे जो डिप्टी स्पीकर बने थे। ये बने थे 1921 में। ये क्वेश्चन कई बार आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल याद ही कर लेना। नेक्स्ट है 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल। विट्ठल भाई जे पटेल ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, पहले इंडियन थे जो फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर बने। अब देखिए सचिदानंद सिन्हा डिप्टी स्पीकर थे, और ये जो विट्ठल भाई जे पटेल थे वो फर्स्ट इंडियन थे और फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर थे। ठीक है, तो स्पीकर थे ये, डिप्टी स्पीकर नहीं थे। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। एंड अनंत संयम अयंगर, ये फर्स्ट स्पीकर थे, जीवी मालवंकर। और अनंत संयंगर अयंगर ये डिप्टी स्पीकर थे, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। अनंत संयनाम अयंगर फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर लोकसभा के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ये चारों नाम इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला सचिदानंद सिन्हा 1921 में डिप्टी स्पीकर, विट्ठल भाई जे पटेल फर्स्ट स्पीकर, इंडियन स्पीकर 1925, जीवी मालवंकर फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, यहाँ पे अंतर है। ये लोग थे, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव उस समय ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटिश सरकार थी, उसमें ये लोग बने थे। लेकिन जीवी मालवंकर जब लोकसभा बन गई थी तो लोकसभा के पहले ये स्पीकर थे, और अयंगर साहब पहले डिप्टी स्पीकर थे। तो ये सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे अब बात करेंगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। ये क्या होता है, ये कौन सी नई चीज आ गई। अब देखिए, एक प्रोविजन है हमारे लोकसभा में कि कुछ 10 बंदों को चुन लिया जाए, एज ए पैनल बना ली जाए चेयरपर्सन की, ताकि जब भी स्पीकर नॉट अवेलेबल हो, डिप्टी स्पीकर नॉट अवेलेबल हो, तो उस केस में इस पैनल से किसी एक व्यक्ति को स्पीकर का पोस्ट दे दिया जाए। क्योंकि स्पीकर का रहना बहुत जरूरी है अगर हाउस को चलाते रहना है, तो इसलिए ये पैनल बनाया गया था, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। ये बनाया गया था अंडर द रूल्स ऑफ द लोकसभा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है। ये रूल्स ऑफ लोकसभा के अधीन ये पैनल बनाई गई है। इसमें स्पीकर नॉमिनेट करते हैं कुछ नॉट मोर देन 10%, मतलब मैक्सिमम 10% को स्पीकर नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन के द्वारा ये लोग चुने जाते हैं। एंड ये लोग तब डिसाइड करते हैं जब ऑप्शंस होता है, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर दोनों ऑप्शन है, तभी जाके ये प्रिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए कि व्हेन अ मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, मान लीजिए इन पैनल में से भी कोई प्रेजेंट नहीं है, इन 10 लोगों में से भी कोई प्रेजेंट नहीं है, उस केस में कोई भी एनी अदर पर्सन जो कि स्पीकर के द्वारा चुना जाएगा वो बन सकता है स्पीकर। कोई भी पर्सन स्पीकर के द्वारा अपॉइंट कर दिया जाएगा एज ए स्पीकर। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ए मेंबर ऑफ पैनल कैनॉट प्रिसाइड व्हेन द हाउस ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वैकेंट, प्रेसिडेंट मे अपॉइंट अदर पर्सन। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझिए। ये जो मेंबर ऑफ पैनल्स होते हैं, जो 10 लोग मैंने आपको बताया, ये तभी प्रिसाइड करते हैं जब स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनका पोस्ट है, लेकिन ये लोग हैं नहीं, ये प्रेजेंट नहीं है, कहीं गए हुए हैं, किसी कारणवश से ये लोग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनकी वैकेंसी नहीं है, मतलब इनका पोस्ट ऑलरेडी है, ये वैकेंट नहीं किया इन्होंने पोस्ट। उस केस में मान लीजिए इन्होंने वैकेंट नहीं किया है, तो क्या हो, ए मेंबर ऑफ पैनल कैनॉट प्रिसाइड व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज वैकेंट। मतलब ये वैकेंट नहीं किया है तो ये लोग प्रिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर वैकेंट हो गया है, पोस्ट ही वैकेंट हो गया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का, उस केस में इनमें से कोई भी बंदा हाउस को प्रिसाइड नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है,
ही कैन नॉट प्रिसाइड व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इज वैकेंट। ठीक है, तो वैकेंट नहीं है, किसी रीजन से इधर उधर गए हैं तो डेफिनेटली ही कैन प्रिसाइड। बट अगर पोस्ट ही वैकेंट हो गया है तो उस केस में ये प्रिसाइड नहीं कर सकते। उस केस में प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते किसी को एज ए स्पीकर फॉर द जो मतलब पार्टिकुलर पीरियड के लिए, थोड़े समय के लिए कर सकते हैं, उसके बाद स्पीकर का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एक पोजीशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है, एक पोजीशन है स्पीकर प्रोटेम। ये क्या होते हैं? देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक मेंबर को जो कि लोकसभा का है। सीनियर मोस्ट जनरली होता है वो मेंबर। प्रेसिडेंट हिमसेल्फ उसको ओथ एंड अफर्मेशन दिलाते हैं स्पीकर प्रोटेम का, एंड कुछ सारे पावर्स दिए जाते हैं इसको स्पीकर से रिलेटेड। ये एक टेम्पोररी पोस्ट होता है, वो प्रिसाइड करता है फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, एंड मेन ड्यूटी इसकी होती है कि एडमिनिस्टर ओथ एंड अफर्मेशन टू द न्यू मेंबर्स। अब फिर से इस बात को समझिए, थोड़ा आप इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि स्पीकर का मैंने शुरू में बताया था आपको कि जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, इलेक्शन अब होने वाली है और ऑलरेडी 5 साल हो गया है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, नया इलेक्शन हो रहा है, तो स्पीकर का पोस्ट तब तक रहता है जब तक नई लोकसभा चुन के नहीं आती है और अपनी मीटिंग नहीं करती है, तब तक स्पीकर बने रहते हैं। ऐसा मैंने बताया था आपको पहले। अब होता क्या है, जैसे ये नया इलेक्शन हुआ और ये लोग चुन के आ गए तो ये स्पीकर खत्म हो जाते हैं। तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक स्पीकर प्रोटेम, मतलब इन चुने हुए मेंबर्स में से जो सीनियर मोस्ट है जनरली, उनको वो बोलते हैं कि आप स्पीकर बन जाइए प्रोटेम, मतलब टेम्पोररी पर्पस के लिए। तो ये एक बंदा स्पीकर चुन लिया जाता है, और ये स्पीकर का मेन जो काम होता है वो ये होता है कि ये जो जितने भी चुने हुए मेंबर हैं उनको ओथ दिलाए, एंड ये असिस्ट भी करता है नया स्पीकर चुनने में, परमानेंट स्पीकर के चुनने में ये असिस्ट भी करते हैं। जैसे ही परमानेंट स्पीकर चुन लिया जाता है, इनका पोस्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो स्पीकर प्रोटेम एक टेम्पोररी पर्सन होते हैं जिनका पोस्ट जल्दी ही खत्म हो जाता है। इनका मेन काम ओथ वगैरह दिलाना नए मेंबर्स को होता है, और थोड़े समय के लिए, बिल्कुल एक सीटिंग वगैरह टाइप के लिए ये प्रिसाइड करते हैं स्पीकर के पोस्ट को। तो ये सारी बातें स्पीकर प्रोटेम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब हम लोग बात करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा का हमने कवर कर लिया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अब राज्यसभा की बात कर रही है, तो राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। जनरली वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के, लेकिन कई बार वाइस प्रेसिडेंट को आपने देखा होगा कि काम करना पड़ता है एज ए प्रेसिडेंट कहीं गए हैं, बीमार हैं, कई कारणों से वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट की ड्यूटी टेक ओवर करनी होती है। उस समय जब ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी टेक ओवर की है इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ने, उस समय ये एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा परफॉर्म नहीं करेंगे। ही डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ड्यूरिंग द पीरियड जब वो प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट, मतलब ही कैन बी रिमूव्ड इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब इनका स्पेशल कोई रिमूवल का प्रोविजन नहीं है। राज्यसभा में कोई स्पेसिफिक रिजोल्यूशन वगैरह लाके इनको हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन चूंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है। तो जब भी वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होगा तो इनका चेयरमैन का पोस्ट भी छिन जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। एंड इनका जो फंक्शन होता है, इनका जो पावर एंड फंक्शन होता है, वो लगभग सिमिलर होता है स्पीकर की तरह, लोकसभा के स्पीकर की तरह इनका पावर एंड फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब लेकिन कुछ मायने में डिफरेंस भी होता है इनका पावर एंड फंक्शन, वो जान लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है। तो दो ऐसे स्पेशल पावर हैं जो कि स्पीकर को ही मिले हैं, चेयरमैन को नहीं मिले हैं। वो दो पावर क्या है? देखिए, स्पीकर के पास, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, उनके पास ये पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। तो ये एक स्पेसिफिक पावर है जो कि चेयरमैन के पास नहीं है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास नहीं है, ये पावर नहीं है। दूसरा जो स्पेसिफिक पावर है जो कि स्पीकर के पास है और चेयरमैन के पास नहीं है, वो ये है कि ये प्रिसाइड कर सकते हैं, स्पीकर प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग को। जब भी कोई डेडलॉक वाली बात आती है किसी बिल पे, कई बार क्या होता है कि राज्यसभा एग्री कर जाएगी, लोकसभा नहीं करेगी, या फिर लोकसभा
एग्री कर जाएगी, राज्यसभा नहीं करेगी। उस केस में वो डेडलॉक आ जाता है उस बिल पे। और कोई बिल एक्ट तभी बनता है जब दोनों सदनों में पास हो जाए और प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाए उसको। ये प्रोसीजर है बिल को एक्ट बनने का। तो मान लीजिए डेडलॉक हो गया, एक हाउस नहीं मान रहा है, तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। तो जब भी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो उसको प्रिसाइड करने का, उसका सभापति बनने का पावर जो है वो स्पीकर को है, न कि चेयरमैन को। तो ये कुछ दो पावर है जो कि स्पीकर के पास है और प्रेसिडेंट के पास, वाइस प्रेसिडेंट जो कि चेयरमैन की तरह काम करते हैं, उनके पास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, चूंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और वो मेंबर नहीं होते हैं हाउस के। देखिए वाइस प्रेसिडेंट जब भी कोई बंदा बनता है तो उसको मेंबरशिप छोड़नी पड़ती है दोनों हाउसेस की। दोनों में से किसी भी हाउस का वो मेंबर अगर है, अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो उसको छोड़ना पड़ेगा, या फिर वो किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो मेंबर है तब भी उसको उसका मेंबरशिप छोड़ना पड़ेगा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट को किसी भी लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होना है। तो ही इज नॉट ए मेंबर ऑफ हाउस। हाउएवर इन द केस ऑफ स्पीकर क्या था, वहां पे वो हाउस की ही मेंबर हुआ करते थे। इनके पास भी सेम वही वोटिंग का पावर है जो कि स्पीकर के पास हुआ करता था। स्पीकर भी वोट नहीं करते थे फर्स्ट इंस्टेंस में, ये भी वोट नहीं करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में, बट ही कैन कास्ट ए वोट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। मतलब जब भी टाई होता है तो उस केस में ये भी वोट कर सकते हैं, एज वेल एज स्पीकर भी करते थे। तो ये सेम है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट कैनॉट प्रिसाइड। कब प्रिसाइड नहीं करेंगे, जब भी उनके अगेंस्ट में रिमूवल ऑफ रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल आया हुआ है, कंसिडरेशन में है राज्यसभा में, उस केस में ये प्रिसाइड नहीं करेंगे राज्यसभा को। बट ये प्रेजेंट रह सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं, या फिर उसके प्रोसीडिंग में, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वो वोटिंग नहीं कर सकते। वहां पे क्या था, राज्यसभा में, लोकसभा में क्या था, स्पीकर के पास पावर था वोटिंग का फर्स्ट इंस्टेंस में, लेकिन इनको पावर नहीं है वोटिंग का। इनका जब भी रिजोल्यूशन आएगा रिमूवल का तो ये वोट कर ही नहीं सकते हैं। इनकी कुछ सैलरीज एंड अलाउंस है, ये भी फिक्स की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, और ये भी चार्ज की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा में से चार्ज की जाती है। मतलब इसको भी एनुअल वोटिंग से बाहर रखा गया है। ये कुछ बातें थी स्पीकर से रिलेटेड। अब जान लेते हैं डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन से रिलेटेड ये बातें थी। अब जान लेते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। इनको भी इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के द्वारा ही, और ये जब भी इनका ऑफिस वैकेंट होता है तो राज्यसभा तुरंत ही किसी दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर लेती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए कुछ ग्राउंड है, 3 ग्राउंड है जिस केस में डिप्टी स्पीकर को कंपलसरी अपना पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। वो 3 ग्राउंड क्या है, इफ ही सीजेस टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, चूंकि ये राज्यसभा के मेंबर ही होते हैं और उन्हीं को चुना जाता है डिप्टी चेयरमैन। तो जब भी इनका मेंबरशिप हटता है तो इनका चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट भी हट जाएगा। अगर ये रिजाइन कर देते हैं, अगर चेयरमैन को लिखित में एक लेटर दे के कहते हैं कि भाई मैं रिजाइन कर रहा हूँ, तब भी माना जाएगा कि इनका पोस्ट जो है खत्म हो गया चेयरमैन का। आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राउंड है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो ग्राउंड है वो ये है कि जब भी इनको रिमूव कर दिया जाता है बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स एंड 14 डेज नोटिस। तो सेम है जैसा कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के केस में था कि उनको हटाना होता था, तो जो भी उस समय के मेजोरिटी है, उस समय का जो जितने भी मेंबर्स हैं, सबको एक रिजोल्यूशन लाना पड़ता है मिल के, और सबको उसके फेवर में वोटिंग करनी होती है। उससे पहले इनको 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती है। तो सेम कहानी है यहाँ पे भी। एंड जब भी ये चेयरमैन की ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं या फिर वो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, तो उस केस में ये डिप्टी जो चेयरमैन है वो चेयरमैन बन जाते हैं। तो इसमें इसीलिए ये पोस्ट बनाया गया है ताकि चेयरमैनशिप चलती रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई ना कोई बना रहे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ही इज नॉट सबॉर्डिनेट टू चेयरमैन। तो डेफिनेटली ये चेयरमैन के सबॉर्डिनेट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट काम करते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब कि ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ओनली, एंड एज इन द केस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ही विल ऑल्सो नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। बट जब भी कोई का टाई होता है, टाई हो जाता है, तो वहां पे वोट ये करेंगे। सेम ही है
as in the case of speaker and deputy speaker. नेक्स्ट, जब भी कोई रिजोल्यूशन आता है इनके रिमूवल से रिलेटेड और इनका रिमूवल अंडर कंसिडरेशन है, राज्यसभा उस पर विचार कर रही हो, उस केस में ये प्रिसाइड नहीं करेंगे हाउस को, बट ही में भी प्रेजेंट, उस समय ये प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो चेयरमैन, जब चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं हाउस को, राज्यसभा को, उस केस में डिप्टी चेयरमैन क्या करते हैं, वो एक ऑर्डिनरी मेंबर बन जाते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर जो कि राज्यसभा का मेंबर होता है, उसी की तरह वो काम करते रहते हैं, अपना पार्टिसिपेट करते हैं हाउस के प्रोसीडिंग्स में, वहाँ पे वोट करते हैं, सब कुछ करते हैं ऑर्डिनरी मेंबर की तरह, जब तक चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं तब तक। इनको भी रेगुलर सैलरी मिलती है, इनको भी रेगुलर अलाउंसेस मिलते हैं, जिनको चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इनको भी रखा गया है बाहर एनुअल वोटिंग से। अब एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा भी होता है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। ये क्या होता है अब जान लीजिए। बेसिकली पावर है, ये मिला हुआ है अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कि चेयरमैन जो है, चेयरमैन राज्यसभा के नॉमिनेट कर सकते हैं कुछ मेंबर्स को, जो कि एक पैनल बन जाएगा। वो इसलिए नॉमिनेट किया जाता है ताकि जब भी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जब भी ना हो, मतलब प्रेजेंट ना हो, लेकिन वैकेंट नहीं है इनका पोस्ट, ये ऑक्युपाई कर रखा है इन्होंने पोस्ट, बट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उस केस में से इनमें से कोई भी प्रिसाइड कर सकता है राज्यसभा को। अगर मान लीजिए कि इनमें से भी कोई नहीं हो, वाइस पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन में से भी कोई प्रेजेंट नहीं हो, तो उस केस में कोई भी बंदा जो कि डिटरमाइन किया जाएगा चेयरमैन, कोई भी बंदा डिटरमाइन कर दिया जाएगा कि आप चेयरमैन का काम कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जो पैनल के जो मेंबर्स होते हैं वो किस केस में प्रिजाइड नहीं करेंगे हाउस में। तो भैया जब भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का पोस्ट वैकेंट होगा तो उस केस में ये प्रिजाइड नहीं करेंगे, एज इन द केस ऑफ लोकसभा जैसा होता था, सेम इस केस में भी वैसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए कुछ आला अधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह सेक्रेटरी की तरह काम करते हैं, एंड ये दोनों हाउसेस को सेपरेट सेक्रेटरीट दिया गया है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ दिया गया है, ताकि ये हेल्प कर सके ओवरऑल हाउस के फंक्शनिंग में ये हेल्प कर सके। सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये सब बेसिकली पार्ट हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ही। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना यार, इस वीडियो को डेफिनेटली एक लाइक बनता है, एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर आप चैनल पे नए हो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।